Hello students, once again I welcome you all in my YouTube channel। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन का जो है वो लेक्चर नंबर 3 है, तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे विंडो स्पेस फैक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके बारे में। चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक लोडिंग्स के बारे में भी डिस्कशन रहेगा। ये हमारे दो मुख्य टॉपिक रहेंगे जिसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्पेस फैक्टर कि इसमें जो स्पेस फैक्टर की बात की जा रही है, विंडो स्पेस फैक्टर की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको एक ट्रांसफार्मर की कोर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, आप जानते हो कि ये ट्रांसफार्मर की कोर है। ये जो कोर है ये ट्रांसफार्मर की, ये आयरन की बनी होती है। सिंपल सी बात है कि इसमें विंडो का क्या एरिया होना चाहिए, विंडो का क्या स्पेस होना चाहिए, इसी के ऊपर बाइंडिंग लपेटी जानी है। तो इसका एरिया हम बढ़ा दें या उस एरिया को हम कम कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं, समझने वाली हैं। जैसा कि यहाँ पर एक कोर दिखाई दे रही है, उसके ऊपर ये आयरन कोर के ऊपर जो ना 3 बाइंडिंग की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 फेज सप्लाई है। 3 फेज सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है। 3 फेज सप्लाई की प्राइमरी बाइंडिंग 3 होंगी, 3 ही सेकेंडरी बाइंडिंग होंगी और फिर तीनों जो हम इन कोर पर लगाई जाएंगी। उसके साथ में जो है फिर यहाँ पर क्या होगा, इसमें इंसुलेशन का भी अपना मुख्य रोल रहेगा। इंसुलेशन की जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर। तो यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं कि विंडो स्पेस फैक्टर क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉपर एरिया इन द विंडो टू द एरिया ऑफ द विंडो। यानी कि ये कौन कौन सी चीज़ हो गई, यानी कि ये हमारी जो चीज़ें हो गई वो हो गई कि कॉपर एरिया इन द विंडो टू द एरिया ऑफ द विंडो। कॉपर एरिया यानी कि इस विंडो में कितना कॉपर का एरिया है ना, इस विंडो में कॉपर का कितना एरिया है उस पर डिपेंड करेंगी चीज़ें। दूसरी बात, एरिया ऑफ द विंडो क्या है। तो फॉर ए गिवन विंडो एज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज, जैसे कोई भी विंडो है उसमें अगर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी ऑफ इंसुलेशन इन द विंडो क्या होगा, इंसुलेशन की वैल्यू क्या होगा। इंसुलेशन की वैल्यू जो है, इंसुलेशन जो होगी उसकी साइज जो है वो बढ़ेगी। इसका मतलब एरिया ऑफ कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस कर जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। इंसुलेशन क्यों बढ़ गया और कॉपर क्यों घट गया। क्योंकि जब आप वोल्टेज हाई की बात करते हो, जब आप ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका मतलब पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो आप कॉपर बाइंडिंग कर रहे हो, कॉपर बाइंडिंग, तो उसके लिए क्या होगा, कॉपर बाइंडिंग के केस के लिए कॉपर बाइंडिंग का जो साइज होगा, यानी कि जो एरिया होगा जिसमें से करंट फ्लो करेगी, वो कॉपर बाइंडिंग का एरिया जो होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जब ये डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि एरिया ऑफ कॉपर जो होगा वो, टोटल एरिया ऑफ कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा। लेकिन चूँकि हाई वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई है, वोल्टेज बढ़ा है यानी कि हाई वोल्टेज हुआ है, इसका मतलब इंसुलेशन जो होगा वो हमें इंटरटर्न के बीच में बढ़ाना पड़ेगा, इंसुलेशन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, दैट इज द विंडो स्पेस फैक्टर रिड्यूसेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि विंडो स्पेस फैक्टर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको, विंडो टू ये होता गया है कॉपर एरिया इन द विंडो, कॉपर एरिया इन द विंडो एंड टू द एरिया ऑफ द विंडो। यानी कॉपर एरिया क्या हो गया, कॉपर बाइंडिंग घट गई तो इसका मतलब कॉपर बाइंडिंग जब कम हो गई तो वो चीज़ कम हुई है, ऊपर वाला फैक्टर कम हो गया। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द विंडो, वो तो भाई आपका एरिया ऑफ विंडो आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि विंडो स्पेस फैक्टर जो होगा वो घट जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग की। वन बाई वन इन चीज़ों को देखेंगे कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या है। तो जो फैक्टर्स हैं जिन पर जो है परफॉर्मेंस मशीन की इन्फ्लुएंस करती है, डिपेंड करती है, उसके साथ चेंज होती है, वो पहला फैक्टर जो है वो कहलाता है आयरन लॉस। यानी आयरन लॉस में क्या है, हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ फ्लक्स। यानी कि ये तो बात सभी को मालूम है कि हायर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी होगी तो इसका मतलब उसमें अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयरन पार्ट में जो ट्रेवल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो फ्लक्स जो ट्रेवल कर रहा है, ये जो फ्लक्स है ये जो होगा वो ज़्यादा होगा, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज आयरन लॉस। इसका मतलब क्या होगा, आयरन लॉस बढ़ेंगे विद एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी। क्योंकि आयरन लॉस किस पे डिपेंड करते हैं,
आयरन लॉस जो होते हैं वो फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब आयरन लॉस बढ़ गए, और आयरन लॉस बढ़े तो इसका मतलब कोई भी लॉस ट्रांसफार्मर का अगर बढ़ता है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की रिड्यूस करेगी। सेकेंड पॉइंट जो है वो दैट डिपेंड्स, दैट इज़ द जो कंसीडर करने वाला वोल्टेज है मशीन का। अगर मशीन इज डिजाइन विद हायर वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज के लिए मशीन को आपने डिज़ाइन किया हुआ है तो इसका मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इंसुलेशन, जैसा कि अभी बताया था, वो ज़्यादा चाहिए, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन फॉर इंसुलेशन वो ज़्यादा होगा, मेकिंग द टीथ स्मॉलर। अब जो टीथ वाला पार्ट है वो स्मॉलर हो जाएगा, यानी कि आपको पता है कि फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है, फ्लक्स डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, फ्लक्स डेंसिटी φ/a। अब क्या हुआ, स्पेस ऑक्यूपाइड द इंसुलेशन बिकम्स मोर, दस द टीथ स्मॉलर हो गए एंड हैंस हायर फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि एरिया डिक्रीज हुआ। एरिया अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब हायर फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ एंड कोर, यानी फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि अगर मशीन जो डिज़ाइन हो रही है हाई वोल्टेज के लिए तो उसमें जो होगी वो वहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ एंड कोर कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा जो पैरामीटर है इसमें ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट। ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में समझें तो ये क्या है ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पर जो है वो ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट में हाई वैल्यू ऑफ गैप डेंसिटी, गैप की जो डेंसिटी अगर हाई है रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन लीकेज रिएक्टेंस। ये पैरामीटर जो वो पहले भी बताया गया है कि अगर गैप डेंसिटी हाई है, गैप डेंसिटी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन लीकेज रिएक्टेंस एंड हैंस इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, यानी कि आर्मेचर करंट की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ गैप डेंसिटी रिजल्ट्स क्या होता है उसका कि डिक्रीज इन लीकेज रिएक्टेंस एंड हैंस इंक्रीज वैल्यू ऑफ द आर्मेचर करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सिंपल। नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज द स्टेबिलिटी। इसमें क्या है कि द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ ए मशीन अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, मैक्सिमम पावर आउटपुट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, जैसा कि मैंने जब सिंक्रोनस मशीन के बारे में बताया था, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो ये क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैक्सिमम पावर आउटपुट मींस जो पावर आउटपुट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी लेने से क्या होगा, अगर हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं तो स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इन आर्मेचर वाइंडिंग, हायर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन आर्मेचर डेंसिटी इज यूज्ड, अगर यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इन आर्मेचर वाइंडिंग। तो दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ लीकेज रिएक्टेंस, इसका मतलब लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज लगाए ना। जब टर्न्स कम है तो इसका मतलब जो होगा वो लीकेज रिएक्टेंस जो है होगा वो कम हो जाएगा। अब अगर ये कम हो गया तो पावर की वैल्यू क्या होगी, अगर लीकेज रिएक्टेंस घटता है कम होता है तो इसका मतलब पावर की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। हैंस इंक्रीज वैल्यू द पावर एंड हैंस इंक्रीज्ड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, यानी कि जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होगी वो अच्छी होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो है वो स्टेबिलिटी इन पैरेलल ऑपरेशन एक दूसरे से लिंक करते हैं, आप एक बार वो देखना से कि पैरेलल ऑपरेशन की अगर बात करूँ तो क्या होगा, फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है कि सिंक्रोनस जनरेटर की, अगर हम सिंक्रोनस जनरेटर्स को पैरेलल ऑपरेट करा रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है, सिंक्रोनाइजिंग पावर के ऊपर। सिंक्रोनाइजिंग पावर कितनी है इस पर डिपेंड करता है। और हायर द सिंक्रोनाइजिंग पावर, अगर सिंक्रोनाइजिंग पावर अगर हाई है तो इसका मतलब विल बी द एबिलिटी ऑफ द मशीन टू ऑपरेट इन सिंक्रोनिज्म। इसका मतलब अगर दो मशीन जो है वो उनका पैरेलल में रन कर रही हैं, सिंक्रोनाइजिंग पावर हाई है तो इसका मतलब वो अच्छी तरह से सिंक्रोनिज्म में ऑपरेट हो रही हैं। इसका मतलब अब नीचे आते हैं, कह रहे हैं कि द सिंक्रोनाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको, पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंस के। एंड हैंस द मशीन्स डिजाइंड विद हायर वैल्यू ऑफ एयर गैप फ्लक्स, यानी कि जो मशीन जो है वो हायर वैल्यू ऑफ गैप डेंसिटी, तो क्या होगा उसमें विल हैव बेटर एबल टू ऑपरेट इन पैरेलल विद अदर मशीन्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये हायर वैल्यू ऑफ गैप फ्लक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, हायर वैल्यू ऑफ
उससे क्या होगा, हायर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी से स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इन आर्मेचर वाइंडिंग, तो उससे क्या हुआ, रिजल्ट से रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस घटा, इसका मतलब पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर और अच्छे उसमें कहें तो हम कह सकते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर जो होगी वो बेटर मिलेगी। अब कुछ पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग से रिलेटेड है। अब इस इलेक्ट्रिकल लोडिंग में जो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें इन्फ्लुएंस होता है वो कहलाता है कॉपर लॉस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस आपको पता है कि I2R लॉस होते हैं, यानी कि कॉपर लॉस की वजह से जो है वो हमारा पावर आउटपुट जो है वो Q वो हमारा अफेक्ट होता है। तो इसका मतलब हायर द वैल्यू ऑफ Q, यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ Q लार्जर विल बी द नंबर ऑफ आर्मेचर ऑफ कंडक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्मेचर कंडक्टर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा जिसमें अगर पावर आउटपुट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और आर्मेचर ऑफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर ज़्यादा होंगे। इससे क्या होगा, जब आपने आर्मेचर में कंडक्टर बढ़ा दिए हैं तो इसका मतलब उनमें कॉपर जो की मात्रा है वो बढ़ी हुई है, कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब जो कॉपर लॉसेस होंगे I2 लॉस R लॉस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब दिस विल रिजल्ट इन हायर टेम्परेचर राइज एंड रिडक्शन इन एफिशिएंसी। तो सिंपल सी बात है, अगर कॉपर लॉस बढ़ जाएंगे, कॉपर लॉस बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर राइज पर है, टेम्परेचर राइज होगा तो इसका मतलब एफिशिएंसी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं सेकंड पॉइंट जो कि वोल्टेज से रिलेटेड है उसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि हायर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी यूज्ड फॉर लो वोल्टेज मशीन्स, यानी कि हायर वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमें मिलेगा कैन बी यूज्ड फॉर लो वोल्टेज मशीन्स, उसमें हम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सिंस द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द इंसुलेशन जो है वो वहाँ पर कम होता है। तो इस तरह से जो है वो वोल्टेज पर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। तीसरा जो पॉइंट है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग का वो हमारा वापस से यहीं पर जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वहाँ भी थी और ये पॉइंट जो है वो यहाँ भी आ रहा है सिंक्रोनस रिएक्टेंस का। तो इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में जो होगा वो हाई वैल्यू ऑफ Q लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ लीकेज रिएक्टेंस, यानी कि जो अगर ज़्यादा पावर आउटपुट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि लीकेज रिएक्टेंस जो होगी वो हायर वैल्यू होगी एंड आर्मेचर रिएक्शन एंड हैंस हायर वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि हाई वैल्यू ऑफ आउटपुट लीड्स टू हाई वैल्यू ऑफ लीकेज रिएक्टेंस, यानी कि Q की वैल्यू अगर बढ़ी तो इसका मतलब लीकेज रिएक्टेंस जो है वो भी बढ़ेगी, रिएक्टेंस बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू की अगर बात करूं तो आर्मेचर रिएक्शन भी जो है वो बढ़ रही है एंड हैंस हायर वैल्यू सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये जो है वो वैल्यू इसकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। सच मशीन्स विल हैव पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, जब ये सारी चीज़ें, जब आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो पुअर हो जाएगा। लोअर वैल्यू ऑफ करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन एंड लो वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पावर, यानी कि सारे पैरामीटर जो है वो यहाँ पर अफेक्टेड हो रहे हैं। करेंगे सच मशीन्स विल हैव पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, लोअर वैल्यू ऑफ करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस एंड लो वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पावर, यानी कि जो पावर होगी उस सिंक्रोनाइजिंग पावर जो होगी उसकी भी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट जो वो कह रहे हैं कि स्टेट लोड लॉसेस से रिलेटेड है विद इंक्रीज इन आउटपुट, जो स्टेट लोड लॉसेस होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, यानी कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो इसका मतलब स्टेट लोड लॉसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मुख्य बात देखने की वो ये है कि वैल्यूज़ ऑफ जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को जो है क्या करना होता है, हमें बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ता है। और वो कहाँ से उठाने पड़ते हैं ये डेटा, वो डिज़ाइन डेटा बुक जो होती है, हैंड बुक जो होती है, वहाँ से हमें उसको लेने पड़ते हैं। और ये किसी भी जो मशीन हो, जैसे सिंक्रोनस मशीन है उसमें सेलिएंट और नॉन सेलिएंट पोल मशीन दोनों ही के लिए वहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है सेपरेशन ऑफ डायामीटर एंड लेंथ, यानी कि इसको हम किस तरह से चूज़ करें। तो इनर डायामीटर जो मशीन के का इनर डायामीटर है, किस चीज़ का इनर डायामीटर, यानी कि जो आपका स्टेटर है उसका इनर डायामीटर जिस पर कि आपको बाइंडिंग प्लेस करनी होती है, उसके लिए क्या है, कह रहे हैं कि इनर डायामीटर, ये जो इनर डायामीटर है मशीन का, उसकी वैल्यू, अगर इनर डायामीटर अगर मैं ये मान लूँ कि ये D है,
दिस इज डी एंड ग्रॉस लेंथ एल है। अगर ये लेंथ एल हम मान लेते हैं इसको, दिस इज द एल लेंथ, ग्रॉस लेंथ दिस इज एल ऑफ द स्टेटर, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम डी स्क्वायर एल प्रोडक्ट से। इसके लिए जो हमारा पैरामीटर, हमारा जो इक्वेशन होती है वो होता है डी स्क्वायर एल प्रोडक्ट, जो कि आउटपुट इक्वेशन में मिलता है। टू सेपरेट सूटेबल रिलेशंस एंड एज्यूम बिटवीन डी एंड एल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द जनरेटर। डी एंड एल की वैल्यू जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द जनरेटर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हर टाइप का जो जनरेटर होगा, चाहे वो सेलिएंट पोल हो या नॉन सेलिएंट पोल हो, तो वहाँ पर डी और एल की वैल्यू जो होगी वो दोनों ही जनरेटर के लिए अलग अलग होगी, है ना। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है अभी कि पैरामीटर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लोडिंग पर और मैग्नेटिक लोडिंग पर। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल इन केस, जैसा कि यहाँ लिखा है सेलिएंट पोल मशीन की अगर बात करूँ मैं, इन सेलिएंट पोल मशीन आइदर राउंड और रेक्टेंगुलर पोल कंस्ट्रक्शन इज एम्प्लॉयड, यानी कि राउंड टाइप के पोल या फिर रेक्टेंगुलर पोल, इस तरह के जो पोल हैं वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इन दीज टाइप्स ऑफ मशीन द डायमीटर ऑफ द मशीन विल बी क्वाइट लार्जर देन द एक्सियल लेंथ, यानी कि डी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द एल, यानी कि लेंथ ऑफ द स्टेटर। तो इस तरह से जो है वो हम विंडो स्पेस फैक्टर को आपने इसमें देखा। दूसरी बात यह कि विंडो स्पेस फैक्टर की क्या ज़रूरत होती है, अगर मशीन का जो होगा वो वोल्टेज बढ़ेगा तब क्या होगा, मशीन का वोल्टेज घटेगा तब क्या होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल लोडिंग और मैग्नेटिक लोडिंग पर क्या, किस तरह से ये पैरामीटर जो होंगे अफेक्टेड होंगे, वो सारी चीज़ें हमने देखी। आप इसको आप रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा। सारे पॉइंट थोड़े से जो हैं वो आपको ध्यान देने वाले हैं कि कौन सी चीज़ से कौन सी चीज़ किस तरह से अफेक्टेड हो रही है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ घट रही है। तो हमें इन सब चीज़ों का सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन टेबल डिज़ाइन डेटा बुक से हमें करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।